जब बात हो स्नैक्स के मसालों की तो एक ही नाम याद आता है, गुरुजी मसाला। खास है ये मसाले जो हर बाइट को बना दे बिल्कुल खास, चाहे हो सलाद मसाला, चाउमीन ऑल इन वन मसाला, लौंग मसाला, चाइनीज मसाला या फिर पेरी पेरी और मोमो स्पेशल मसाला। हर मसाले में है एक ऐसा टेस्ट जो बस दिल से कहता है और चाहिए। गुरुजी मसाला, स्नैक्स का असली स्वाद, क्वालिटी का भरोसा। एक बार ट्राई करो, फिर हर स्नैक में गुरुजी का मसाला ही चाहिए। खाओ, जीत लो दिल, हर बाइट हो जाए फुल ऑन मजेदार। गुरुजी मसाला, स्नैक स्पाइसेस का किंग। बोधिसत्व बाबा साहब भारत रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को 28 जून सन 1922 में गिरेजन लंदन से बारित लॉ की डिग्री मिलने के 100 वर्ष पूर्ण होने पर शताब्दी वर्ष के कार्यक्रम का आयोजन इंडियन सोशल डेवलपमेंट संगठन एवं बुद्ध स्टडी सर्किल के तत्वाधान में डॉक्टर अंबेडकर भवन चीपी टोला आगरा में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर बीपी अशोक IPS सेवानिवृत्ति, श्री गुलाब सिंह GST कमिश्नर आगरा, श्री मनोज चंद्रा जी बाल विकास अधिकारी दिल्ली सरकार, वरिष्ठ अधिवक्ता एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री करतार सिंह भारती जी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री दुर्ग विजय सिंह भैया जी, मुख्य सचेतक एवं वरिष्ठ समाजसेवी श्री नेत्रपाल सिंह जी, डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सोनी जी, महासचिव श्री अर्जुन सिंह जी, एडवोकेट बबीना रानी शांत, एडवोकेट मनीष निगम, एडवोकेट श्री रविंद्र सिंह पार्षद जी, श्रीमती संजू सिंह पार्षद, आशीष कुमार, एडवोकेट सत्येंद्र सिंह, एडवोकेट नीरज राजपूत, एडवोकेट बुद्ध स्टडी सर्किल के महासचिव श्री केशव देव जी, श्री देवेंद्र सिंह पार्षद जी, श्री अमरजीत सिंह जी, श्री अरुण कुमार अध्यापक समाजसेवी, राजा बाबू, अतुल पीपल, प्रवीण कुमार, अबीर सिंह, इमरान, किरण। 3 वर्ष पहले सन 1922 में बैरिस्टर और लॉ की डिग्री मिली थी। उसके संबंध में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए। सभी का बहुत बहुत स्वागत। और हम सभी लोग बाबा साहब ने जो अधिकार दिए हैं, जो कानूनी शिक्षा वाले को बैरिस्टर की डिग्री मिली थी, उसके अनुसार ही उनको संविधान बनाने का अवसर प्राप्त हुआ था, जिससे आज हम इस स्टेज पर पहुंचे और यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये सारे अधिकार बाबा साहब ने दिए। तो कार्यक्रम शुरू करने के लिए मैं सर्वप्रथम आमंत्रित करना चाहूँगा वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय करतार सिंह भारती जी को। वो आए करतार सिंह भारती जी महोदय, मास्टर केशव देव जी, आप मंत्र को लाए डॉक्टर बीपी अशोक साहब IPS जो वरिष्ठ समाजसेवी है, उन्होंने आगरा में सेवा दी, सभी लोग उनसे परिचित है और एकीकरण समाज के लिए जो योगदान है वो कभी बुलाया नहीं जा सकता और आज भी ये लगातार कार्य कर रहा है। और आप कभी भी किसी भी कार्यक्रम बुलाओ, ये इतनी दूर से लंबी जर्नी करके हमारे बीच में आ जाते हैं। तो मैं उन्हें गुलाब सिंह जी GST कमिश्नर आगरा मंडल आगरा मौजूद है। ये बहुत ही जुझारू और समाजसेवी व्यक्ति है और सेवाओं के दौरान रहते हुए भी ये समाज के लिए एक जागरूकता फैलाते हैं और ये बहुत ही बेहतरीन इंसान है। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ। श्री GST कमिश्नर साहब आगरा मंडल आए, मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री अर्जुन सिंह जी से निवेदन करूंगा वो मंच पे आए, मेरे साथ आगे मेरा सहयोग करें। श्री महासचिव डॉक्टर अंबेडकर समाजसेवी श्री गुरुविजय सिंह भैया जी मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा बाबू जी मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। श्री भैया जी। डॉक्टर अंबेडकर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार सोनी जी मौजूद है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वो मंच पे आए, अपना स्थान ग्रहण करें। जिन्हें हम अपना इंजन मानते हैं, वरिष्ठ समाजसेवी हमारे जस्सा हमारे जी, वो हमारे बीच में मौजूद है, वो मंच पे आए। रविंद्र जी से निवेदन करूंगा, उनकी आर्थिक इच्छा है कि डाइस पर बैठे और माला अर्पण कर स्वागत करें श्रीमान पार्षद जी, श्री रविंद्र पार्षद जी। आज के हमारे मुख्य रविंद्र भैया, रविंद्र भैया स्वागत भी करें। तालियां बजती रहने चाहिए।
बनती रहेगी। और हमारे आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर बी अशोक साहब हमारे सर फोटो छोटे छोटे आते हैं इनके हमारे साथी अधिवक्ता डॉक्टर अंबेडकर महाराज एसोसिएशन के महासचिव श्री अर्जुन सिंह जी, उनके साथ में श्री योगेश गौतम जी उपाध्यक्ष जी हैं जो डॉक्टर अंबेडकर महाराज एसोसिएशन के, और मनीषा निगम जी, श्री अर्जुन सिंह और श्री योगेश गौतम जी, मनीषा निगम जी से निवेदन करूंगा और उनका स्वागत करें। हमारे बीच में उपस्थित राजभर जी आए और हमारे डॉक्टर अंबेडकर महाराज एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री राजीव कुमार स्वामी जी का माला इस व्यवस्था को सुचारू करने देवेंद्र जी मौजूद हैं, वो भी हम मुख्य अतिथि का स्वागत करना चाह रहे हैं, वो आए। और आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर पीजी पॉलिटिकल जस्टिस पार्टी के अध्यक्ष की आज के मुख्य अतिथि का स्वागत। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता माननीय हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत एपीसी में एडवोकेट वो आए, लाइब्रेरी संचालक करते हैं। आज के हमारे मुख्य अतिथि जी डॉक्टर बी अशोक साहब का माला पर स्वागत करें। हमारे मन हमारे बीच में उपस्थित आसिफ आए और आज के कार्यक्रम के जो भी व्यक्ति अभी स्वागत करने को छूट गया, आपको मैं हमारे मुख्य अतिथि का स्वागत करने के लिए तो एडवोकेट जी आए, हमारे मुख्य अतिथि जी का स्वागत करें। और हमारे बीच में श्री सिकंदर सहरा जी मौजूद है, श्री सिकंदर सहरा जी एडवोकेट वो आए और हमारे मुख्य अतिथि जी का माला पर स्वागत करें। दोनों अधिवक्ता साथ साथ आ जाए, जल्दी से स्वागत कर रहे हैं कार्यक्रम। इधर देखो इधर राइट में ले जाते हुए मैं यहाँ सभागार में उपस्थित सभी समाज सेवी हैं, सभी बनता है बाबा साहब के बारे में सभी लोग जानते हैं, सभी ने पढ़ा होने के कारण, तो मैं आज के माननीय मुख्य अतिथि डॉक्टर IPS, आज के विशिष्ट अतिथि श्री गुलाब सिंह जी, एडिशनल कमिश्नर स्टेट PSC, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरुविजय सिंह भैया जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी गणमान्य और इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य, आप सभी को जय भीम होता है। आज का ये कार्यक्रम इंडियन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन और बुद्ध स्टडी सर्कल के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम को इसलिए आयोजित किया गया कि बार एट लॉ
जिसे बैरिस्टर ऑफ लॉ भी कहते हैं, वो बाबा साहब को आज के दिन 28 जून 1922 में प्रदान की गई थी, जिसके लगभग 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और ये जो आज का दिन है ये 103वां वर्ष है। ये जो डिग्री मिली थी ब्रिटिश एम्पायर काल में, तो जिसको ये डिग्री मिलती थी वही लोग उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करने के अधिकारी होते थे। बाबा साहब ने 1923 में महाराष्ट्र में आकर के उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस शुरू करी और उसके बाद उन्होंने तमाम देशों के संविधानों का अध्ययन किया और विधि के विशेषज्ञ आप बने। जब देश में संविधान बनाने की बात आई तो बाबा साहब का नाम, चूँकि वो विधि के एक्सपर्ट थे, विशेषज्ञ थे, काफ़ी योग्य थे उस वक्त, तो ये तय हुआ कि बाबा साहब को संविधान की कानून समिति का अध्यक्ष बनाया जाए। और जब बाबा साहब को ये मौका मिला तो उन्होंने भारत में एक ऐसा संविधान दिया जिससे उस समय कि जो भी लोग हाशिए में थे, दलित, शूद्र, पिछड़े, महिलाएं, वो सब इस संविधान की वजह से राष्ट्र की मुख्य धारा में आ गए। सबको समान अवसर के विकास करने के, तो ये डिग्री बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी महत्वपूर्ण बाबा साहब के जीवन में इसका महत्व था, उससे ज़्यादा नहीं ये आज हमारे पूरे समाज के सभी लोगों के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसी डिग्री की विशेष तो इसलिए बाबा साहब ने कानूनी शिक्षा पर बहुत जोर दिया था। कानून उनका प्रिय विषय था। उनकी 32 में से 6 डिग्री कानून के ऊपर थी। बैरिस्टर ऑफ लॉ, बैरिस्टर लॉ, LLB, LLM, LLD, MA लॉ एंड जस्टिस, MA इंटरनेशनल लॉ। तो इससे जो बाबा साहब समझते थे कि कानूनी शिक्षा से आदमी अपने अधिकारों के प्रति लड़ सकता है, उससे जागरूक होता है। आज हमें प्रेरणा और ऊर्जा देने वाले ऐसे हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता तथा ग्रेटर बार के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान दुर्गजय सिंह भैया जी से मैं निवेदन करूँगा कि वह अपने मुखार परम श्रद्धेय बाबा साहब आदरणीय सरकार सिंह भारती जी आज के इस शानदार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय DK शोक साहब, मंचासीन सभी गणमान्य अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित मेरे भाइयों और बहनों, बाबा साहब के बारे में मैं ये मान के चलता हूँ कि उनके पास जितनी डिग्रियां थी, नौ भाषाओं का उन्हें ज्ञान था, वर्षों के जितने दिन होते हैं वो कम पड़ जाएंगे और बाबा साहब के द्वारा किए गए इस समाज के लिए कार्य, उनकी डिग्रियों को 365 दिन हम लोग गिन नहीं पाएंगे। बाबा साहब ने इतने बड़े काम किए। प्रमुख बात तो हुआ, आज समय कम है, माननीय अशोक साहब जी को भी जाना है। बाबा साहब ने कहा था कि आपका विकास जल्दी हो सकता है जब आप शिक्षित बने, शिक्षित बनो, संगठित रहो, देश की कोई ताकत आपका सर नीचा नहीं कर सकती। युवा पीढ़ी से खासकर मेरा कहना है, आप जितनी बढ़िया शिक्षा ग्रहण करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, अगर आपने बाढ़ के बराबर बाबा साहब की बराबर मेहनत कर ली तो मैं मान के चलता हूं कि आप पूरे देश में अपना परचम फहराने का काम करेंगे। इसी आने के साथ माननीय अशोक साहब ने रहे हैं आपके चिर पर चिर, बहुत शानदार अधिकारी रहे हैं और जहां भी रहे हैं इन्होंने हमेशा अपना झंडा कायम रखा है और आज भी बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए ये काम कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ इन्हें बहुत बहुत आज के कार्यक्रम
अशोक साहब जो किसी परिचय के मुताज नहीं हैं और इस इतने भव्य कार्यक्रम के जो आयोजक मंडल हैं और मंच पर जो भी गणमान्य वरिष्ठ जन उपस्थित हैं, सभी को नमन करते हुए हम आते हैं। जो आज का टॉपिक है कानूनी शिक्षा अधिकारों की प्राप्ति में सहायक। जिन लोगों ने भी ये कार्यक्रम के बारे में सोचा, यह कार्यक्रम आज की डेट में बहुत ही प्रासंगिक और बहुत ही आवश्यक है। इस बारे में मैं 2-3 बातें कहूँ। सबसे पहले तो हम बाबा साहब के ऊपर आते हैं। अगर बाबा साहब के पास ये डिग्री ना होती या बाबा साहब के पास ये डिग्रियां ना होती तो शायद जो उन्होंने इतने बड़े जन सामान्य के लिए न्याय और अधिकार सुलभ कराया वो किसी भी रूप में कदापि संभव नहीं था। इसीलिए प्राय उनको वन मैन बाउंड्री फोर्स, बाबा साहब के पास भी 2 ही हाथ थे, लेकिन उनकी वह कानूनी जानकारी ही थी, कानूनों की वह जानकारी ही थी जिससे जो प्रशासन है वो न केवल घबराता था, उनका मान सम्मान इंडिया से लेकर लंदन तक और जो और कोर्ट और जो संवैधानिक संस्थाएं थी उनमें क्यों था। इसलिए वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के मास्टर थे। क्योंकि भाई जिसके कल्याण के लिए आप लाते हैं उसी को नहीं पता यार हमारा कल्याण होगा, तो ये कहना नहीं चाहिए। इस समय तमाम ऐसे कानून जो बनाए जा रहे हैं जिनके कल्याण के लिए बनाए जा रहे हैं, वही नहीं समझ पा रहे कि हमारा कल्याण कैसे होगा। तो नए CRPC में, नए साक्ष्य अधिनियम में नई IPC की जरूरत क्यों पड़ी और उसका 10 साल बाद उसकी क्या व्याख्या होगी, ये आप लोगों को बताएं और समझाएं। यह उत्तरदायित्व आपका है। तीसरी और लास्ट बात हम कहें, तमाम घटनाक्रम है, हाथरस से लेके, आगरा से लेके, फिरोजाबाद से लेके, मिर्जापुर से लेके बिहार तक, जिसमें कानूनी लड़ाइयों में हम हार गए। कई ऐसे एग्जाम्पल आगरा के भी हैं जिनके कानूनी लड़ाइयों में हम लड़ रहे हैं, शायद सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, अपील में जा रहे हैं, लेकिन हमारी स्थिति बहुत बेहतर रही है। और कोई भी समाज तभी वही न्याय प्राप्त करेगा जब उसको कानून की जानकारी हो। कानून श्री राम जी समझ गए। वक्ता हुई आगे की कड़ी में आइए मैडम, सभी मैडम आइए। मैडम बबीता रानी शास्त्री आए, आपके विचार। आज के मुख्यमंत्री का श्रीमती परम श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूँ। और आज की सभा में मुख्य अतिथि डॉक्टर BP अशोक जी जो यहाँ विराजमान है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता आदरणीय करतार सिंह भारती जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता गुरुदेव सिंह भैया जी, भाई जगतार जी, मनोज चतरा जी, वकील साहब और जो भी मंचा सिंह गणमान्य, उनका सभी का धन्यवाद।
आज का कार्यक्रम जो रखा गया है, ये कार्यक्रम की शुरुआत इंडियन सोशल डेवलपमेंट एसोसिएशन के द्वारा रखी गई। आज से पहले बाबा साहब के लिए एक वर्ष में मात्र 2 कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। ये बात आप सभी लोगों को मालूम हो। 14 अप्रैल डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती और 6 दिसंबर परिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया गया है। डॉक्टर बाबा साहब ने दलित और शोषितों का जब भारत देश में अत्याचार हो रहे थे, तब उन्होंने एक ही अध्ययन किया कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जिससे कि हमने या कोई भी ताकत हमें हरा नहीं सकती। शिक्षा के माध्यम से शोषितों, गरीबों, वंचितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ने का अधिकार बाबा साहब को लंदन के ग्रेट इन बार एक्ट लॉ की उपाधि मिली। उसके उपरांत उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय उच्चतम न्यायालयों में वकालत करने की अनुमति दी गई थी। उसके बाद उन्होंने आज जो हम यहाँ सभी लोग सभा में मौजूद हैं, तो बाबा साहब के प्रयासों से ही आज ये यहाँ तक हम पहुँचे हैं। इसी के साथ क्योंकि डॉक्टर बीपी अशोक जी को कार्यक्रम में जाना है, इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए मंच पर विराजमान तुल्य प्रकाश सिंह भारती साहब, विद्वान अधिवक्ता दुर्गेश सिंह जी, भाई नेत्रपाल जी, हमारे इस कार्यक्रम में क्योंकि काफ़ी लोगों के नाम जानता हूँ मैं, तो जिन लोगों के नाम रह जाए वो क्षमा करिएगा। कविता जी और बहुत से लोग आए हुए हैं, किरण जी, हमारे राजा जी, अतुल भाई, सभी लोग तो जानते हैं। बहुत कम लोग ऐसे हैं, आगे इमरान जी थोड़ा लेट हो गए, सोनी साहब और पात्रे जी, सभी ऐसा लगता है कि परिवार की तरह से लोग हैं। और हमारे क्योंकि आगरा से बहुत ज़्यादा लगाव है। आवाज़ सही आ रही है सबको? आगरा में मैं पढ़ा भी हूँ और यहाँ कई पोस्टिंग हुए, सी केरागढ़ रहा, COCT रहा, SPCT रहा, लेकिन उससे ज़्यादा बड़ी जो उपलब्धि है वो ये है कि यहाँ नेत्रपाल जी ने इतने कार्यक्रम कराए गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में, कि कई लोग तो इस बात से नाराज हो गए कि नेत्रपाल के कार्यक्रम कोई हाँ कहते हैं और कभी नहीं कहते, क्यों बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ, कहा गया नहीं, ऐसा नहीं है। एक वजह है, एक तो नेत्रपाल जज है और जज जो है वो बहुत फिल्टर, लेकिन कुछ जीवनचर्या इस तरह की है कि पहले पुलिस में रहे और अब समाज में, पॉलिटिक्स में हैं, तो अब और ज़्यादा काम करना पड़ रहा है और कई कार्यक्रम होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रात दिन दौड़ना पड़ता है। तो उसी में मैं ये चाहता था कि मैं अपनी बात, अपने संबोधन को ना काटूं, इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट करा था कि भारत जी ने समय दिया, मैं धन्यवाद भी दूंगा। उन जो संचालक होता है उसके ऊपर बड़ी जिम्मेदारी होती है, उसके कपड़े फाड़ने वाले बहुत होते हैं, कोई पर्ची पकड़ा लेगा, कोई उसकी पैंट खींचेगा, तो मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा भाई नेत्रपाल जी को। ये सोचते हैं कि कार्यक्रम करने से क्या होता है। हमारा जो कार्यक्रम है, कहीं ना कहीं जो भी कार्यक्रम होगा वो बहुजन प्रेरणा क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं और ये अपने आप में एक ट्रेनिंग होती है, समाज का भी ध्यान रखना पड़ता है। इन कार्यक्रमों से शासन प्रशासन को भी फायदा है और हमारे समाज को भी फायदा है। समाज एक ट्रेनिंग देता है। पहले आपके पास भाषण देने वाले नहीं थे, आज भाषण देने वाले क्यों हो गए? कार्यक्रमों की बदौलत। पहले आयोजन करने वाले नहीं थे, आज आपके पास आयोजन। पहले आपका साथ देने वाले, चंदा देने वाले, फूल माला चढ़ाने वाले, वो सब मिलते नहीं थे, आज उनकी भी संख्या करनी है। और ये पिछले 20-25 सालों में ही हुआ है। पहले 14 अप्रैल के कार्यक्रम हुआ, फिर 6 दिसंबर शुरू हुआ, फिर
बुद्ध जयंती भी शुरू हुई, पहले नहीं होती थी, और फिर काशीराम जी के भी कार्यक्रम हुए, अन्य ज्योतिबा फुले की जयंती, जितने बहुजन आइकॉन्स हैं सबके ऊपर अब कार्यक्रम होने लगे। ये कार्यक्रम आपको जागरूक करते हैं, आपके अंदर नेतृत्व क्षमता लेकर के आते हैं, और ये एक संघर्ष भी आपका मार्गदर्शन भी करते हैं इस संघर्ष के द्वारा, और कोई ना कोई मैसेज यहाँ से लेकर के जाता है कार्यक्रम में, कोई ना कोई प्रेरणा लेकर के जाता है। सभी लोग बराबर नहीं होते, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनको एक सेंटेंस किसी ना किसी वक्ता का भा जाएगा और वो बोलना सीखेगा। बोलना सीखना बहुत जरूरी है। जो बोल सकता है वही चिल्लाएगा, और जो चिल्ला सकता है वही तर्क करेगा, जो तर्क करेगा वो एक दिन जीत भी सकता है। और ये सब चीज़ें अगर आसानी से सीख, उच्च शिक्षा पर ध्यान दें, और उच्च शिक्षा में भी सबसे ज़्यादा ध्यान दें जो शिक्षा विधि की। लॉ की एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, उसको महंगा किया जाए। लॉ की एजुकेशन के पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है लगातार। बाबा साहब ने तो प्लान तैयार करके दिया था कि इसको सिर्फ 4 साल रखा जाए मैट्रिकुलेशन के बाद में, ताकि जो लोग गंभीर हैं वो लोग ही लॉ पढ़ने आए, उनका समय ज़्यादा खराब ना हो, लोगों की अर्थव्यवस्था में भी दिक्कत ना हो। अब लेकिन लॉ के एजुकेशन जो विधिक साक्षरता बढ़ा रही थी, उसके प्रति षड्यंत्र हो गया बहुत बड़ा। षड्यंत्र किस तरह से हुआ? एक तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया कि पीसीएसजे में जो बैठेगा वो 3 साल की प्रैक्टिस करेगा। बहुत से अधिवक्ता बंद हो गई, अच्छा भी लगा, लेकिन इसके पीछे कारण क्या है? ऐसी चीज क्यों निकल करके आई? क्यों बाबा साहब ने कहा था कि 4 साल का रहे? एलएलबी करने के पीछे उद्देश्य वकील बनने का भी है और जज बनने का भी है। जज बनने के लिए एक और कंपटीशन पास करना पड़ता है, वकील को पढ़ना तो हमेशा ही पड़ेगा, और वो कंपटीशन पास करने का मतलब है पीसीएसजे होने के लिए। पीसीएसजे की वैकेंसी हर साल नहीं निकलती, 3-4 साल में आती है। जो 22-23 साल का बच्चा एलएलबी करेगा, एलएलबी करने के बाद 3 साल प्रैक्टिस करेगा, उस प्रैक्टिस के बाद में 3-4 साल वेट करना पड़ सकता है। उसको हो गई उसकी उम्र करीब 30-32 साल। गरीब आदमी का बच्चा, गरीब आदमी को ये चिंता रहती है कि मेरा बच्चा किसी तरह से जल्दी कंपनी में आ जाए। गरीब 99% कौन है? शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। और वो लगातार प्रचार कर रहे हैं कि हमको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बनना है। अब इनडायरेक्टली जो षड्यंत्र हुआ है, वो षड्यंत्र ये है कि आप पीसीएसजे भी ना हो पाओ। पीसीएसजे इसलिए नहीं हो पाएगा गरीब आदमी का बच्चा कि वो 25 साल के आसपास कहीं ना कहीं बाबू की नौकरी ढूंढना पसंद करेगा। बड़े बड़े पैसे वाले अपने जवान बच्चे को 30-35 साल तक की बिठाएंगे, उनके ऊपर जिम्मेदारी रहती है। गाँव वाला हो, चाहे SC/ST OBC का हो, माइनॉरिटी का हो, वो सब 35 साल तक वेट नहीं कर पाएंगे। वेट कौन करेगा? तो बड़े वकील का, अमीर वकील का बच्चा है। सही कह रहा हूँ? बिल्कुल सही सर। जिसके यहाँ पैसे की दिक्कत नहीं है, वो वकील का बच्चा 35 साल का बैठ सकता है पीसीएसजे में, वो जज बन जाएगा। उन्हीं में से कुछ लोग हाई कोर्ट में एलिवेशन होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट में एलिवेशन होगा। तो हमारा जो सपना था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाने का, वो ध्वस्त कर दिया गया। आर्गुमेंट क्या दिया गया? आर्गुमेंट ये दिया गया कि इन लोगों को विद्वान अधिवक्ताओं से बात करने का सबूर नहीं है। उसके लिए तो आपकी ट्रेनिंग में कमी थी। आप जब 1-1.5 साल में उनको नहीं सिखा पाए, ट्रेनिंग सेंटर में 24 घंटे रखते हैं, तो 4-6 घंटे आपने उसकी रोज प्रैक्टिस करा दी। और कितनी ईमानदारी से बेचारे जो पढ़ने वाले बच्चे प्रैक्टिस कर पाते हैं, ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो क्या वो समय पर्याप्त है? दूसरा, क्या वो आर्गुमेंट, ये तो जज भी कह सकते हैं कि बहुत से
विद्वान अधिवक्ता हमारा सम्मान नहीं करते, उनको जुडिशियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग लेकर के आना चाहिए, तब बार में खड़े हो। हाँ, जहाँ तक आर्ग्यूमेंट की बात है तो आर्ग्यूमेंट तो ये भी हो सकता है। तो ये आर्ग्यूमेंट की बात है। ये हम इस सभा में सबसे पहले ये मांग करते हैं कि ये 3 साल की प्रैक्टिस की अनिवार्यता खत्म होनी चाहिए। ये गरीबों के और SC ST OBC के लोगों के खिलाफ है। ये वहाँ से जज पैदा है। हमने तो अभियान चलाया था PSS के माध्यम से कि हर घर के अंदर एक अधिवक्ता पैदा करें, हर घर के अंदर। इस अभियान को चलाने की वजह क्या थी? वजह यह कि हमारे लोगों पर करीब 70,000 अत्याचार हर साल होते हैं, और उससे भी अधिक बहुत से मामले ऐसे होते हैं जिनमें FIR नहीं लिखी जाती। मैं ये मानता हूँ कि हर गांव में रोज कोई ना कोई SC ST एक्ट का अत्याचार अवश्य होता है, भले ही वो 323 की या 504 की पुरानी धारा है, वही हम लोग को याद है। अब BNS में चेंज कर दिया है। चाहे भले वो गाली गलौज की, और वो गाली गलौज मानते ही नहीं, वो ये मानते ही तो आम भाषा है, लेकिन अपमान वो उतना ही करती है। अगर पढ़ लिख गया है बच्चा, उसको ढेर कह दिया, चमार कह दिया, कुछ भी कह दिया, वो अपमान तो पूरा करता है। वो बात इसलिए कि वो सोच ही हो। अभी बात कर रहे थे हम भारती से, तब भी उसका इतना फायदा है कि अगर उसके नाम पट्टिका घर के बाहर लग गई, मिस्टर भारती, मिस्टर अशोक LLB, एडवोकेट हाई कोर्ट, तो उसके जीवन में कितना परिवर्तन है। भले ही उसको कोई धारा याद ना हो BNS, उसका अपने जीवन में परिवर्तन भले ही ना हो, पड़ोसियों के जीवन में परिवर्तन जरूर रहता है। पड़ोसी उसको वकील साहब कहेंगे, अबे तबे की भाषा काला कोट पहनकर कोई नहीं बोलेगा। हमारी ये बिटिया बैठी हुई है, काला कोट देख कर के किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई आगे पीछे उसका पीछा कर सके। मुझे मालूम है इनकी तो अठन्नी खर्च होगी, एक फोटो खींचेगी, फिर को जेल दिखा देगी। और किसी पत्रकार से कोई वकील नहीं डरता। विद ड्यू रिगार्ड्स टू ऑनरेबल कोर्ट्स, मैं कहना चाहूंगा किसी जज से भी वकील नहीं डरता। वो इतना बहादुर हो जाता है, पुलिस किसी को कुर्सी दे ना दे, वो वकील को कुर्सी जरूर देती है। आइए वकील साहब, वकील से कोई बिरादरी नहीं पूछ सकता, कोई आदमी बिरादरी नहीं पूछ सकता उससे, तो तुम्हारी क्या बिरादरी, हिम्मत नहीं है उसे मानो वकील है। वकील अपने आप में एक बहुत बड़ा वकालत का काम हो जाता है। और एक पुलिस ऑफिसर बता दूं मैं, वकील से जब भी हमने पंगा लिया, मैंने बहुत लाठी चलाई पुलिस से, पत्रकारों पे भी चलाई और वकीलों पे भी चलाई, लेकिन जब भी चलाई है बाद में जाकर के हाथ जोड़ के, जैसे उनके पास PhD DLIT की सब डिग्रियां थी, और उन्होंने रिटायरमेंट के बाद ही नहीं, उनको पूरा पैरालिसिस हो गया था। उन्होंने पढ़ा कि ज्योतिबा फुले ने 80-85 साल जब पैरालिसिस हो गया था तो उल्टे हाथ से लिखना सीखा और किसान का पूरा किताब लिखी। पिताजी ने उसी दिन अपना एडमिशन LLB में कराया और उल्टे हाथ से लिखना सीखा। जो आदमी रिटायर्ड IPS है, PhD है, DLIT तक, कोई ना सम्मान की कमी है और ना ही किसी तरह के उनको डिग्रियों की कमी थी। सबसे बड़ी डिग्री होती है DLIT, वो उनके पास थी, और बीमार भी हो गए थे, पूरा सीधा हाथ काम करना बंद कर गया था। उल्टे हाथ से लिखना सीखा और LLB पास करके रजिस्ट्रेशन करा दिया। तो ये जो आत्मसम्मान की लड़ाई है, इस आत्मसम्मान की लड़ाई में हमारे हर घर में एक वकील पैदा करने का जो अभियान है, उसको अगर सफल कर लिया तो निश्चित रूप से, देखिए एक और मैं चीज बता दूं आपको वकील के साथ,
वकालत का पेशा इतना ज़्यादा मजबूत है कि छोटा मोटा मर्डर की और गैंगस्टर की बात नहीं करते कि अगर छोटी मोटी गलती हो जाए, छोटा मोटा अपराध आपसे हो जाए तो खड़े खड़े जमानत खा लेती हो जाएगी। सही कह रहा हूँ? छोटा मोटा अपराध हो जाएगा। और वो संविधान उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है इतनी मजबूत है, निश्चित रूप से उसके बारे में बड़े बड़े लोग चर्चा करते हैं, बहुत लोग बुराई भी करते हैं। बहुत बड़े संविधानवेत्ता थे आइवर जेनिंग्स ने कहा मद्रास के एक सेमिनार में कि ये जो संविधान है बाबा साहब ने बनाया है, ये बहुत बड़ा थकाऊ है, वर्बोस है, टीडियस है, ये चलने वाला नहीं है, बहुत लंबा कर दिया है। वहां पर एक सदस्य का संविधान बनाया, वो मात्र 6 साल चला, और बाबा साहब का संविधान पर कोई उंगली नहीं रख सकता। लोगों ने चर्चा की कि हम इसकी समीक्षा करेंगे, इसको बदल देंगे। संविधान के मानने वाले इतने तो अधिक हो ही गए कि संविधान के साथ कोई छेड़छाड़ की गई तो उसको सहने वाले नहीं गए। अभी चर्चा चल गई कि समाजवाद को हटाएंगे और धर्मनिरपेक्षता को हटाएंगे। वो जब नहीं थे तब भी फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल 25 था, आर्टिकल 29 था, वो सारी चीज़ें थी। लेकिन अगर वो जब आ गए हैं तो उनका स्वागत होना चाहिए। और ये बताओ कि भाई तुम्हारी नीयत क्या है? जो आरएसएस के सर कार्यवाहक बोल रहे हैं उनसे पूछा आपकी नीयत क्या है, आपकी दुश्मनी क्या है समाजवाद से, आपकी दुश्मनी धर्मनिरपेक्षता से क्या है? दुश्मनी वहां से नहीं है, वो एक पल्स देखना चाहते हैं, वो टेस्ट करते रहते हैं लगातार कि हम कितना बदल सकते हैं। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट पहले ही कर दिया, सांसदों को सस्पेंड करके बाहर करके हम पूरी जितने इस देश के लोगों ने विधिक साक्षरता प्राप्त की है। विधिक साक्षरता क्या है? ये तो है जो कानून है आईपीसी सीआरपीसी, उसको हम क्या कहते हैं जानते हैं। कोई नहीं होगा यहाँ जो 323, 504, 506, 354, 376 नहीं जानता, सब जानते हैं। अब इसको बनाने के लिए उन्होंने बहाना बनाया कि इस विधिक साक्षरता को खत्म करो, बहुत जागरूकता बढ़ रही है, लोग अपने आप ही एप्लीकेशन लिख लेते हैं। उस विधिक साक्षरता को उन्होंने एक झटके में खत्म कर दिया और उसके खिलाफ न जुडिशरी ने कुछ किया न बार ने कुछ किया। बार भी इस चालाकी को समझ ही नहीं पाए कि आपने जितनी विधिक साक्षरता प्राप्त की है वो सब इन्होंने नष्ट कर दी। ये पल्स देख रहे हैं कि आखिर संविधान को बदलने में क्या जवाब होगा। लगातार अभी उन्होंने खत्म किया उसको, और दूसरा इन्होंने जज बनने बंद कर दिए। न्यायपालिका में पूरी तरह से उनका 70-80% कब्जा है। SC ST OBC के लोग वहाँ पर हैं नहीं। अब हमारे लोग खास तौर से जो SC ST OBC के लोग बाग हैं, उनको ये समझ लेना चाहिए कि अगर उनको संविधानवाद के बारे में नहीं मालूम, संविधान के बारे में नहीं मालूम, अपने अधिकारों के बारे में नहीं मालूम, तो अधिकार छीनने में देर नहीं लगेगा। हमारे पीछे अधिकारों को छीनते हुए आपने देखा है, ये अधिकार छीनने के एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या हुआ था? 1970 में क्रीमी लेयर कंसेप्ट एक लागे दिया और ये कहा कि SC ST के जो लोग हैं जो इनकम टैक्स पेयर है उनका रिजर्वेशन हटाएंगे कि किसी भी तरह से बौद्धों की संख्या इतनी कम हो जाए कि बौद्धों के नाम पर कोई इकट्ठा ना होता। जो शेड्यूल बौद्ध हो गया है उसको अगर बौद्धों का अल्पसंख्यक वाला रिजर्वेशन में कोई सीट चाहिए तो भारत की यूनिवर्सिटी में, तो उसको एक सर्टिफिकेट बना के लाना है। वो सर्टिफिकेट बन ही नहीं पाएगा। RTI में भारतीय से मैं अनुरोध करूँगा, RTI में पूछिए आज तक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने कितने शेड्यूल कास्ट से जो बने थे बौद्ध, उनके कितने सर्टिफिकेट बना करके दिए? लगभग ना के बराबर सर्टिफिकेट दिए होंगे। अन्य लोग बना के ले आए होंगे जो गलत तरीके से एडमिशन ले रहे होंगे। उन्हें मालूम है कि बौद्ध बनेंगे तो दिक्कत है। यही था कि मैं जिंदा रहूँगा तो इन
लोगों की वकालत करूंगा, इन लोगों के लिए आर्गुमेंट करूंगा और टूर्नामेंट किया। भले ही हमारा नुकसान हुआ, लेकिन उनका जीवन हमारे लिए उस समय बहुत बड़ी चीज़ थी। अगर जीवन खत्म हो गया होता, उधर गांधी जी का, इधर बाबा साहब का, तो निश्चित रूप से बाबा साहब के जो मानने वाले थे उनका तो बहुत बड़ा नुकसान होता। गांधी जी के मानने वाले तो बहुत थे। निश्चित रूप से कोई हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी उनका सोचना रहा होगा कि मैं एक देश को ऐसी चीज़ें दे करके जाऊँगा। और जब आर्टिकल 326 जो राइट टू वोट उन्होंने दिया है, वो राइट को जब दिया तो बाबा साहब शाम को मुस्कुराए और नानक चंद्र जी ने कहा कि बाबा साहब आज क्या बात है, आज मुस्कुरा रहे हो। विद्वान मुस्कुराते कम है जरा, जो ज़्यादा पढ़ लिख जाते हैं वो नीरस हो जाते हैं, वो कलाओं का हिस्सा कम देंगे, मुस्कुराएंगे कम, थोड़ा सा रिजर्व हो जाते हैं क्योंकि उनका पढ़ना होता है, विचार उनके दिमाग में कूदते रहते हैं। तो वो उन्होंने बताया कि आज मैं इतना बड़ा अधिकार भारत के लोगों को देकर आया हूँ कि हर नागरिक जब चाहे इस देश की बुनियाद दिला देगा सरकार को। तो ये जुनून पैदा करो। हमारे लोग बदला देकर के पथराव कर लेंगे तो क्या होगा, खुद जेल चले जाओगे। हमें जेल नहीं भिजवाना, कानून हाथ में नहीं लेना, हमें संविधान हाथ में लेकर के चलना है। एक मुकदमा अगर लग गया हमारे बच्चे के खिलाफ तो उसका कितना बड़ा नुकसान हो जाता है। नुकसान ये, उसको ना तो सरकारी नौकरी लगेगी, ना वीज़ा मिलेगा, पासपोर्ट नहीं बनेगा, ठेका नहीं मिलेगा, शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलेगा। शस्त्र लाइसेंस लेके 10-15 हज़ार की नौकरी तो मिली जाती है लोगों को गार्ड की, जबकि कंप्यूटर जानने वाले की नौकरी यहाँ मुश्किल से 8,000 की लगती है और गार्ड की नौकरी में पैसे ज़्यादा मिल रहा है। वो तो कह रहे हैं यहाँ इस समाज की परेशानी है कि वो दिमाग को कम और हथियार को ज़्यादा पूछते हैं, तो हथियार भी आपको नहीं मिल पाएगा। जाति पूछ करके ही, जाति के बारे में गाली दे देंगे, कुछ कह देंगे तो जेल जाना निश्चित है। जेल तब भी जाएगा जब सिर्फ जाति पूछ लेगा और आप कहते हैं इसको मेरी जाति मालूम है। जाति इसलिए पूछ रहा है कि मेरा अपमान करना चाहता है, FIR लिखाइए। FIR ना लिखी जाए, उसकी जानकारी आपको वकील लोग बता देंगे 156(3) का क्या हो गया, नहीं जा रहा है। हाँ 173 हो गई, 156(3) में मुकदमा लिखाइए। कुछ नहीं है तो वीडियो बनाइए, व्हाट्सएप पे डालिए, ट्विटर पे डालिए। आपको इतने पत्रकार जानने वाले होने चाहिए, इतने वकील जानने वाले होने चाहिए कि अत्याचार अगर हो तो इतना जोर से चिल्लाइए, इतना जगह आप अपना वीडियो और फोटो बना करके भेज दीजिए कि लोगों को लगे कि आपको अपने अधिकारों के बारे में जानकारी है। SC/ST एक्ट बना 1989 में, उसके SC/ST एक्ट के प्रिवेंशन के रूल्स दिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने 95 में, और वो रूल्स इतने ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि हमारे जो कमीशन बने हैं, यहाँ स्टेट का भी कमीशन बना है SC कमीशन, और SC/ST कमीशन सेंटर में भी SC कमीशन बना है। एक कमीशन उसका पालन ही नहीं कर पाते, लेकिन हमारे 1-2 एक्टिविस्ट ऐसे हैं जो RTI पर भी काम करते हैं और SC/ST एक्ट पर भी काम करते हैं, और जितनी जानकारी आपको हो जाएगी। आज यहाँ पर सभा है, संगोष्ठी है, इसका विषय है कि कानूनी शिक्षा से लोगों को इसके अधिकार के बारे में जानकारी हो। निश्चित रूप से आज के ज़माने में पूरी दुनिया में जब लोकतंत्र छाया हुआ है, एक ज़माना था जब राजतंत्र था, तलवार के माध्यम से लोग अधिकार बढ़ते थे, अधिकार करते थे या अधिकार छीने जाते थे। आज कानून के माध्यम से, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UNO हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर पर संसद कानून बना करके अधिकार मिल जाते हैं। ताकि कोई भी, चाहे तो पूंजीवादी हो, चाहे विधायकवादी हो, चाहे तानाशाह हो, तो किसी भी तरह से ऐसी व्यवस्था ना ला सके कि आम आदमी के जो अधिकार है उसके मूल अधिकारों को। इसके साथ ही साथ मानवाधिकारों को और जो लोगों के अधिकार हैं उनके अत्याचारों के खिलाफ, उनके साथ अन्याय के खिलाफ, चाहे वो बच्चे हों, चाहे युवा हों, चाहे महिलाएँ हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबके लिए कानून बने हुए हैं। और भारत पब्लिक हेल्थ के स्टेट है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया उसमें इतने अधिकार दिए कि यूनाइटेड नेशंस ने जो डेवलपमेंट चार्टर बनाया ह्यूमन राइट्स का, वो भी उनका अधिकार नहीं देता, इसमें अधिकार बाबा साहब ने भारतीय संविधान के माध्यम से दिए। और निश्चित रूप से अगर उनकी जानकारी हर आदमी को है तो वो उनकी रक्षा भी कर पाएगा, संविधान की रक्षा भी होगी, आम आदमी के अधिकारों की रक्षा भी होगी। लेकिन उनकी
की जो जानकारी है वो घर घर में पहुँचानी होगी। हर आदमी को जानकारी देनी होगी, बच्चों को भी स्कूलों के माध्यम से, और जो महिलाएँ हैं उनको भी जो चाहे ग्राम सभाएँ हों चाहे NGOs के माध्यम से हो, अधिकारों की जानकारी अपने आप में लोगों को प्रेरित करती है कि वो उनकी रक्षा करती है। मैं इसका स्वागत करता हूँ और बनाया भी है निश्चित रूप से एक सफल समझ प्रस्ताव में जो संविधान की है उसमें समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता दो शब्द है, उसमें RSS कह रही है कि इनका मंथन होना चाहिए, समीक्षा होनी चाहिए। किस तरह की ये सोच है? देखिए, कोई भी संगठन हो जो संविधान के खिलाफ है या संविधान में दिए प्रेमबल के सब शब्द के खिलाफ है, तो निश्चित रूप से वो देश का या समाज का कल्याण नहीं होगा। तो किसी को क्या दिक्कत हो सकती है समाज के साथ, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है धर्मनिरपेक्षता से? अगर किसी को धर्मनिरपेक्षता से दिक्कत है तो इसकी निश्चित रूप से उसकी जो नीयत है वो अच्छी नहीं है, जिसका हम पूरी तरह से विरोध करते हैं। और कोई भी शब्द अगर वो आ गया है वो हटाया नहीं जाना चाहिए। आज प्रदेश में एक बड़ी घटना घटी है कि ब्राह्मणी के मूत्र से यादव समाज कथावाचक को पवित्र किया गया है। मध्य प्रदेश में एक बच्चे को मल खिला दिया गया है। देखिए, पूरे देश के अंदर 70,000 अपराध अत्याचार SC/ST के साथ एक साल के अंदर होते हैं, और वो इस तरह की प्रकृति के हैं कि आतंकवादी घटनाएँ भी पूरी दुनिया के अंदर उतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं होती जितनी ज़्यादा खतरनाक SC/ST के साथ अत्याचार होते हैं। और इनका जो खात्मा है, खात्मा करने का एक ही तरीका है बहुजन एकता। बहुजन एकता हो नहीं पाई, इसलिए ये अत्याचार पहले SC के साथ हुए, अब OBC के साथ भी होने लगे। जिनके हाथ में पूंजी है, जिनके हाथ में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में आप जानते हैं कि 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है, और वो चाहते हैं कि पूरी तरह से वेल्थ किसी तरह से चंद हाथों में ही रह जाए, जिससे वो राजनीतिक सत्ता, सामाजिक सत्ता, प्रशासनिक सत्ता और शासन की सत्ता अपने हाथ में रखें और अन्य लोग गुलामों की तरह से व्यवहार करें, और कोई भी क्रांति या विद्रोह का किसी भी तरह का चिन्ह न रहे। इसीलिए ये घटनाएँ होती हैं पल्स देखने के लिए, कि ऐसा तो नहीं है कि इनमें जान लगी, ऐसा तो नहीं है कि ये विद्रोह कर बैठे, ऐसा तो नहीं है कि ये कहीं क्रांति कर बैठे। क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे समाज के लिए, जिसका समाधान बहुजन एकता से ही होगा। SC/ST, OBC, माइनॉरिटी, अगर उनको ये एहसास होता है कि हमारी हिस्सेदारी कम है शासन में, प्रशासन में, निजी क्षेत्र में, सेना में, न्यायपालिका में, तब तक ये अत्याचार होते रहेंगे। अगर हिस्सेदारी को लेकर के लोग इकट्ठा हो गए, एकजुट हो गए, उन्होंने मामला शुरू कर दिया, और देखिए चीज़ें बदलेंगी। जाति जनगणना जैसी होती है उसके बाद निश्चित रूप से उनके हौसले पस्त होंगे जो आज समाजवाद को हटाना चाहते हैं, संविधान को हटाना चाहते हैं, उसकी समीक्षा करना चाहते हैं, उनके हौसले पस्त होंगे। मानसिक गुलामी एक बड़ी जहन में है, इसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मानसिक गुलामी के लिए जो जिम्मेदार है वो जिम्मेदार वो नहीं है जो दिख रहा है। मानसिक गुलामी के लिए जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने अब तक की शिक्षा पाई थी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जिम्मेदारी दी पढ़े लिखे लोगों को, या वो लोग जिन्होंने व्यापार में आगे वृद्धि की, विकास किया, उनको आगे आ करके अपने समाज को, अपने गांव वालों को, अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को जागरूक करना चाहिए, 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करना चाहिए। अगर वो 22 प्रतिज्ञाओं का पालन करने वाला समाज बन गया होता तो किसी की हिम्मत नहीं थी। हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को लंदन ग्रेंज इनसे भारत लॉ की उपाधि दी गई थी, और भारत लॉ की उपाधि एक बहुत प्रतिष्ठित उपाधि है जिसमें व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय में वकालत करने की अनुमति प्रदान की जाती है। उस उपलक्ष्य में आज 28 जून 1922 को ये उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को दी गई थी, जिसका कि आज 103 वर्ष पूरे हो चुके हैं, शताब्दी वर्ष के रूप में बनाया। आज ऐतिहासिक दिन है, आगरा की पावन भूमि पर बाबा साहब ने अपने चरण रखे थे, और आगरा हमेशा उनको स्मरण करता है। यहाँ तक हम वकालत के विद्यार्थी हैं तो वकालत के क्षेत्र में व्यक्तिगत जो उनकी उपलब्धि थी वो बार एट लॉ की डिग्री थी, जिसके आधार पर उन्होंने दबे कुचले शोषित वंचितों की लड़ाई लड़ी, और बाबा साहब ने बार एट लॉ के आधार पर ही आगरा दिल्ली में भारत आके सुप्रीम कोर्ट में अपना प्रैक्टिस शुरू की। बाबा साहब क्योंकि विधिवेत्ता के रूप में जाने जाते हैं भारत में, और यह डिग्री उनकी उपलब्धियों में मील का पत्थर साबित हुई।
एक ऐसा आयोजन है जिसमें हम अपने आप को बर्बाद की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि बाबा साहब ना होते तो हमारे हक और अधिकारों का जो हनन हो रहा था वो नहीं रुकता। मानव को एक समान करने की भी ताकत, महिला को जो अधिकार देने की ताकत, दबे कुचले वंचितों को उनके शोषण से मुक्ति दिलाने की ताकत केवल बाबा साहब ने संविधान में जो प्रोविज़न किए, इसलिए ये सब संभव हो पाया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आज हम सब लोग डॉक्टर अम्बेडकर बात, क्योंकि हमारे परम पूज्य बाबा साहब के नाम पर है, तो ये हमारा दायित्व है कि हम इस दिन को सेलिब्रेट करें और जो अधिवक्ता हैं, पूरे भारत के अधिवक्ता हैं, वो सबको आज के दिन बाबा साहब से प्रेरणा लेनी चाहिए और जो गरीबों को या शोषितों को या वंचितों को या आम जनमानस को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाने की